सूरज तुलू हो चुका था और लोगों की आमदोरफ्त खासी बढ़ चुकी थी। दिल्ली की चीखती चिल्लाती मार धाड़ करती मखलूक के बीचों बीच रास्ता बनाते हम दोनों पैदल ही एक तरफ कुचल दिए। मुझे दिल्ली के मुतालिक अभी ज्यादा मालूमात हासिल नहीं थी, लेकिन मैं उसके लिए अजनबी भी नहीं था। जसवंत के बताए हुए ठिकाने पर पहुंचने के लिए अभी 2 घंटे का वक्त हमारे पास मौजूद था। मुसलसल भाग दौड़ और जहनी अजियत ने जब मुझे थका डाला तो जाने मेरे साथी का क्या हाल हुआ होगा। ये तो उसका अज़्म था जो उसे कशा कशा मेरे साथ लिए जा रहा था। मैंने दिल ही दिल में उसके मोराल को सराहा। अब हम मुसलमानों के एक होटल के नजदीक पहुंच चुके थे। पहले तो मेरा इरादा यहीं नाश्ता करने और सस्ताने का था, लेकिन कोई अनजानी कुव्वत मुझे यहाँ जाने से रोक रही थी। फिर जैसे मैं ख्वाब से बेदार हो गया। पिछले तमाम वाकयात एक एक करके मेरी आंखों के सामने घूम गए। इंडियन सिक्योरिटी हुक्काम ने कम से कम मुसलमानों के तो हर होटल पर नजर रखी होगी। जब गौर किया तो हमें यहाँ भी कुछ मुश्तबा सूरतें दिखाई दी। हम आगे बढ़ गए और चंद मिनट के बाद ही मैं एक खासे गुंजान आबाद इलाके में एक दरमियानी दर्जे के हिंदू होटल में बैठा लंबे चौड़े नाश्ते का ऑर्डर दे रहा था। होटल पहुंचते तक सर्दी गर्मी का कोई एहसास नहीं था। यहाँ आए तो इल्म हुआ कि सर्दी के मारे जहाँ कुल्फी जमी जा रही थी, वहाँ मुसलसल मुशक्कत से हम दोनों फ्लू का शिकार भी हो चुके थे। बादिल नखास्ता नाश्ते के साथ 3-4 कैप्सूल भी निगलने पड़े। करीबन 1 घंटा वहाँ गुजारने से मेरे साथी की हालत काफी संभल गई थी। मुकर्ररा वक्त पर हम दोनों एक सिनेमा का रुख कर रहे थे जहाँ जसवंत हमारा मुंतजिर था। दिल्ली के करीबन सारे सिनेमाओं में ही सुबह स्पेशल शो से ही फिल्म दिखाने का आगाज हो जाता है। हम दोनों एक रिक्शे के जरिए वहाँ पहुंचे थे। सिनेमा हॉल से कुछ फासले पर हम दोनों उतर गए। अब एक और सनसनीखेज मरहला आ रहा था, जासूस से जासूस के मिलाप का मरहला। मैंने अपने साथी को हिदायत देकर वहीं खड़ा किया और खुद बड़े मोहतात तरीके से चारों तरफ से चौकन्ना सिनेमा हॉल की समत चल दिया। सिनेमा हॉल के दरवाजे के सामने बनी मुख्तलिफ सिगरेट पान की दुकानों पर मैंने सरसरी नजर डाली। कोई मुश्तबा सूरत दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने एक दुकान से सिगरेट खरीद कर सुलगाया, पान मुंह में रखा और एक कोने में नजरें जमा दी जहां से जसवंत की आमद मुतवक्के थी। मेरी नजरें बार बार बेचैनी से घड़ी की सुइयों का जायजा ले रही थी। मिलाप की घड़ी में 2-3 मिनट बाकी थे। इस असना में मेरा साथी एक करीबी दुकान पर आन खड़ा हुआ था और मुंह में सिगरेट दबाए मुझ पर ही नजरें जमा रखी थी। हम दोनों बेकाबू दिल की धड़कनों का शुमार कर रहे थे। वक्त मुकर्रर से करीबन 1 मिनट बाद मैंने जसवंत को सिनेमा हॉल से बरामद होते देखा। वो शायद अंदर फिल्म के पोस्टर देख रहा था। प्लान के मुताबिक उसने एक समत को चलना शुरू कर दिया और एक आध फरलांग तक जाकर वापस पलट आया। ये इस बात का सिग्नल था कि वो जालिमों की दस्तबुर्द से बच निकला है और खतरे की कोई बात नहीं। मुखालिफ समत से मैं भी पान चबाता और सिगरेट के धुएं के मरगूले बनाता उसकी तरफ बढ़ रहा था। मैंने भी उसे सेफ सिग्नल का इशारा कर दिया था। एक दूसरे के महफूज होने के यकीन ने हमारा सेरों खून बढ़ा दिया। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, शिद्दत जज्बात से मगलूब होकर वो मुझसे लिपट गया। हम दोनों ने एक दूसरे की पीठ थपका कर हिम्मत की दाद दी। चंद सेकंड के बाद जसवंत दूसरे साथी से बगलगीर हो रहा था। उसने 4 आदमियों का बॉक्स पहले से रिजर्व करवा लिया था। बॉक्स में पहुंचते ही हम तीनों बारी बारी खिलखिलाकर हंस पड़े और हंसते हंसते एक दूसरे से लिपट गए। कल से आज तक रूनुमा होने वाले वाकयात के मुताल्लिक गुफ्तगू करना हम में से किसी ने भी मुनासिब न समझा। हमें खुशी और इत्मीनान के जो चंद लम्हात मुयस्सर आए थे, उन्हें गनीमत जानकर हम सिर्फ इंडियन इंटेलिजेंस की बौखलाहट से लुत्फानंदोज हो रहे थे। अपनी तकालीफ और आने वाले बदतरीन हालात के मुताल्लिक सोचकर हम इन गनीमत लम्हों को खोना नहीं चाहते थे। फिल्म बड़ी रोमांटिक थी। चली तो पूनम मेरे मन मंदिर में आन बराजी। मुझे सोचों में गुम देखकर जसवंत ने पूछा, कहाँ पहुंच गए महाराज? हम तीनों खासे बेतकल्लुफ हो चुके थे। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहन्नम में। हमारे नए साथी ने हमारी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, फिर तो अच्छा हुआ जल्दी वापसी हो गई। तीनों हत्तुल वसा यही कोशिश कर रहे थे कि माहौल को खुशगवार बनाए रखें, लेकिन हम तीनों में से किसी को कोई खुशफहमी भी नहीं थी। हमें इल्म था ऐसे हालात में सरहद पार करना कितना जान जोखों का काम है। सरहदी अजला में नाकाबंदियां जोर पकड़ रही होंगी और भारतीय सिक्योरिटी शिकारी कुत्तों की तरह हमारी बू सूंघती फिर रही होगी। जसवंत ने ही बिलाखिर पहल की। वो बोला, मेरे ख्याल में राजस्थान से काफी मौका मिल जाएगा। मैंने कहा, फिलहाल इस जिक्र को जाने दो, कल बात होगी। उसने मुख्तसर जवाब दिया, ठीक है। फिल्म के खात्मे पर हम इकट्ठे ही बाहर आ गए। शाम तक का वक्त हमने घूम फिर कर जाया किया। शाम को मैंने अपने नए साथी को जसवंत के हवाले किया और अगले रोज एक मखसूस मकाम पर मुलाकात का वादा करके उनसे अलग हो गया। मैं सीधा मार्केट में पहुंचा। वहां से अपने माल के मुख्तलिफ ऑर्डर्स वसूल किए, क्योंकि घर से तो मैं इसी मिशन पर निकला था। दिल्ली ही के टेलीफोन एक्सचेंज से मैंने लुधियाना फोन किया।
प्रकाश एंड प्रकाश इंडस्ट्री के नजदीक ही एक फोन लगा था, जहां मैंने प्रकाश से बात की और उसे अपनी खैरियत की इत्तला दी। मैं अपने किसी अमल से उन लोगों को अपने पुरस्कार होने का एहसास नहीं दिलाना चाहता था। मेरी हद्दुल वसा यही कोशिश थी कि मैं ऐसी कोई हरकत न करूं जो उन्हें मेरे मुताल्लिक सोचने पर मजबूर कर दे। प्रकाश को मैं ये कहकर आया था कि मैं दिल्ली से ऑर्डर वसूल करने जा रहा हूं। अब उसे इत्तला देना भी जरूरी था कि फलां जगह माल रवाना कर दे। रात जसवंत और हमारे नए साथी ने मुझसे अलहदा गुजारी। अगले रोज मुझे मालूम हुआ जसवंत ने नए साथी को तो एक सराय में कयाम के लिए जगह दिलवा दी थी, जबकि खुद उसने रात होटल में बसर की। दूसरे दिन अलग सुबह हम लोग मंसूबे के मुताबिक इकट्ठे हो गए। हम तीनों ने भी आम किस्म का लिबास पहन रखा था, सिर्फ नए साथी ने बतौर एहतियात गर्म चादर ओढ़ रखी थी। हमारी शदीद ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान पहुंचने तक उसकी जिस्मानी हालत नॉर्मल रहे। एक दरमियाने दर्जे के होटल में नाश्ता करने के बाद हम तीनों उसी बाग में इकट्ठे हो गए। यहाँ एक महफूज कोने में बैठकर करीबन 2 घंटे की बहस व तमहीज के बाद बिलाखिर जसवंत और मैंने इत्तेफाक राय से अपनी दानिस्त के मुताबिक सरहद उबूर करने के लिए एक बेहतरीन जगह मुंतखब कर ली। जसवंत और मेरे साथी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं दिल्ली से वापस पलट जाऊं, लेकिन मैंने उन्हें तन्हा छोड़ना गवारा न किया। मैं चाहता था अपनी आंखों से उन्हें बाहिफाजत सरहद पार करता देख सकूं। मेरे बजिद होने पर वो मुझे सरहदी इलाके तक साथ ले जाने पर रजामंद हो गए। रेलवे टाइम टेबल से हमने मालूमात हासिल की और एक ऐसी गाड़ी का इल्म हुआ जो हमें हमारे मतलूबा स्टेशन पर शाम के वक्त पहुंचाती थी। वो दिन भी हमने दिल्ली में गुजारा और दूसरे रोज अलग सुबह ट्रेन के जरिए अपनी मंजिल को चल दिए। इस मर्तबा हम तीसरे दर्जे में आम भारतीय शहरियों के रूप में सफर कर रहे थे। हम आपस में कभी कभी इस तरह बात कर लेते थे जैसे एक ही डिब्बे में सफर करने वाले मुसाफिर एक दूसरे से किया करते हैं। स्टेशन पर कोई खास सरगर्मी देखने में नहीं आई थी। गालिबन इंडियन सिक्योरिटी का ये ख्याल गुजरा था कि हम दिल्ली से किसी और तरफ निकल गए हैं। गाड़ी शाम के करीब 6 बजे हिंदू मल कोट पहुंची। छोटे से स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उतरते ही हमने सामने नजर दौड़ाई तो हमें रेलवे लाइन टूटी नजर आई, जहां रेलवे लाइन का सिलसिला खत्म होता था। उसके बाद पाकिस्तानी सरहद शुरू हो जाती थी। स्टेशन से बिल्कुल मुल्हे का BSF की चेक पोस्ट बनी हुई थी। इसके अलावा खेतों में मुख्तलिफ जगह उन्होंने निगरानी के लिए टावर बना रखे थे। कुछ फासले पर एक मंदिर नजर आ रहा था, जिसकी ऊंची छत के एक कोने में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का एक सिपाही आंखों से दूरबीन लगाए अतराफ का जायजा ले रहा था। वो सिर्फ पाकिस्तानी इलाके ही पर नजर रखे हुए नहीं था, बल्कि इर्द गिर्द होने वाली सरगर्मियों से भी बाखबर था। जैसे ही उसकी दूरबीन का रुख प्लेटफॉर्म की तरफ हुआ, न जाने क्यों मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। करीबी देहात के रहने वाले लोग खेतों में चलते हुए गांव की समत जा रहे थे। तयशुदा प्लान के मुताबिक हम लोग डिब्बे से उतरते ही एक दूसरे से अलग हो गए। उन्होंने तो करीबी देहात की तरफ जाने वाली पगडंडी का रुख किया, जबकि मैं मुखालिफ समत शहर की जानिब चल दिया। रेलवे स्टेशन से पाकिस्तानी सरहद का फासला बमुश्किल 1 फरलांग बनता था। जसवंत और मेरे साथी ने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया था जो उन्होंने इतने खतरनाक इलाके को सरहद उबूर करने के लिए मुंतखब किया। उनका ख्याल था कि भारतीय सिक्योरिटी की नजरों में आने तक वो कम से कम आधा फासला तय कर लेंगे और आधा वो अपनी कुव्वत इरादी के बल पर भाग कर भी तय कर सकते थे। मेरे साथी का ख्याल था कि गोली लगने की सूरत में वो कम से कम पाकिस्तानी इलाके में गिरेंगे। इस तरह कम से कम अपने वतन की खाक तो नसीब होगी। वो एक दफा फरार होने के बाद दोबारा जिंदा भारतीय हुकूमत के हाथ नहीं आना चाहते थे। मैं उसके जज्बे की दाद दिए बगैर न रह सका। जसवंत ने भी उसकी ख्वाहिश और जज्बात के एहतराम में उस इलाके पर इत्तेफाक राय किया था और अब वो दोनों जियाले कदम बकदम अपनी सरहद की तरफ गामजन थे। मैं स्टेशन के एक गोशे में पेशाब करने के बहाने बैठ गया। मेरी नजरें उन पर ही जमी हुई थी। सर्दियों के मौसम की वजह से सूरज गुरूब हो चुका था, लेकिन अभी तक इतनी रोशनी जरूर बाकी थी जिसमें मुझे पाकिस्तानी रेंजर्स की पोस्ट पर लहराता हुआ सब्ज हिलाली परचम साफ दिखाई दे रहा था। रेंजर्स की पोस्ट दरख्तों के झुंड में गहरी होने की वजह से गो के दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मैं दिल ही दिल में वो सब कुछ महसूस कर सकता था जो वहां मौजूद था। खाके वतन के इतने नजदीक होने की वजह से मुझ पर एक खास किस्म की जज्बाती कैफियत तारी थी। पाकिस्तानी फजाओं की समत से आने वाली हवाएं मुझे एक गोना तमानियत का एहसास बख्श रही थी। मेरे दिल में मौजजन वतन की मोहब्बत के लिए मेरे जज्बात दो चंद हो गए थे। मेरा जी चाहता था मैं इन गासिबों पर कहर बनकर टूट पड़ूं जो मेरी तकद्दुस माब धरती की तरफ मैली नजरों से देख रहे थे। मेरे दोनों प्यारे एक दूसरे के पीछे पीछे देहातों के साथ गांव की समत जाने वाली पगडंडी पर रवां दवां थे। आगे आगे जसवंत था, उसके पीछे मेरा साथी। जसवंत के दाएं हाथ में देहाती तर्ज के कपड़े का थैला पकड़ा हुआ था जिसमें एक रिवॉल्वर और उसकी गोलियों के अलावा कुछ नहीं था। उसने थैला कुछ इस तरीके से पकड़ा था कि चंद लम्हों के नोटिस पर भी वो रिवॉल्वर निकाल कर फायरिंग कर सकता था। मेरे साथी ने एक गर्म चादर ओढ़ रखी थी, उसके दोनों हाथ चादर के अंदर थे और एक हाथ में उसने रिवॉल्वर थाम रखा था। दोनों साथी
साथी चलते चलते अब उस मकाम पर पहुंच गए थे जहां से एक रास्ता गांव की समत जाता था और दूसरा पाकिस्तानी सरहद की तरफ। अभी वो बमुश्किल 2-3 कदम ही चल पाए थे कि मैंने स्टेशन के करीब मंदिर पर बनी चेक पोस्ट पर निगरानी करने वाले मुहाफिज को चौंकते देखा। उसने अपनी दूरबीन एक तरफ रख दी और गले में लटकी विसल को मुंह में दबा लिया। विसल की तेज आवाज मुझे वहां खड़े बखूबी सुनाई दे रही थी। खतरे का एहसास होते ही स्टेशन से मुल्हिका बीएसएफ पोस्ट से मैंने बारी बारी बाहर निकलते हुए 5 मुसल्ला सिपाहियों को देखा। यहाँ ऐसे वाकयात अक्सर रूनुमा होते रहते थे। शायद यही वजह है कि जो पहले से तैयार सिपाही यहाँ हर वक्त मौजूद रहते थे। स्टेशन से ये मंजर साफ दिखाई दे रहा था। मेरे अलावा भी वहाँ मौजूद काफी लोग महवे तमाशा थे। विसल की आवाज सुनते ही बेख्तियार मेरा हाथ अपने कपड़ों में छुपे रिवॉल्वर को टटोलने लगा। मैं अकेला एक मामूली से रिवॉल्वर से उन लोगों का मुकाबला तो नहीं कर सकता था, अलबत्ता जान जरूर गंवा सकता था जिससे किसी को कोई फायदा न पहुंचता। मेरी हालत का अंदाजा आप बखूबी फरमा सकते हैं कि शदीद ख्वाहिश के बावजूद मैं अपने साथियों की कोई मदद करने से कासिर था। मैं बुत बना अपनी जगह खड़ा भागते हुए भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को देख रहा था। जैसे ही मेरे साथियों को ताक़ुब का एहसास हुआ, मैंने जसवंत को रुकते देखा। उसने हाथ के इशारे से मेरे साथी को एक समत रहनुमाई की थी। उनसे 15-20 गज के फासले पर ही पाकिस्तानी इलाका शुरू हो जाता था। चंद लम्हे तो मेरे साथी ने हिचकिचाहट का मुजाहिरा किया, फिर अचानक वो पाकिस्तानी इलाके की समत झुकते हुए भागने लगे। जसवंत अचानक पलटा। उसने एक दरख्त की आड़ लेकर अपने ताक़ुब में आने वालों पर फायरिंग शुरू कर दी थी। उसे फायरिंग करते देखकर भारतीय सिपाही वहीं रुक गए। गालिबन वो खास से तरबियत याफ्ता लोग थे, क्योंकि चंद सेकंड में ही उन्होंने जमीन पर लेटकर पोजीशनें संभाल ली थी और अब उनकी खुदकार राइफलें शोले उगलने लगी थीं, लेकिन बेसूद, क्योंकि जसवंत ने उनके जमीन पर गिरने का इंतजार नहीं किया था। वो भाग उठा और भागते हुए उसने रिवॉल्वर दोबारा लोड कर लिया था। वो कभी कभी रुककर एक आध फायर कर देता था। इस अस्ना में किसी भारतीय सिपाही को यह हिम्मत न हुई कि वो उठकर उसका ताक़ुब कर सके। जसवंत के चारों तरफ गोलियों की बारिश हो रही थी, लेकिन उसके भागने का अंदाज देखकर मैं ही क्या, स्टेशन पर महवे तमाशा बाकी लोग भी अश अश कर उठे। वो तरबियत याफ्ता कमांडोज की तरह सीधा नहीं बल्कि आड़ा तिरछा होकर भाग रहा था। उसके इस अमल में भी इतनी तंजीम और रब था कि कोई भी ये अंदाजा नहीं कर पाता था कि वो अचानक दाएं मुड़ेगा या बाएं तरफ। उसकी पोजीशन 8 के हिस्से वाली थी। इस असना में उसके अकब से फायरिंग की आवाज आई। गालिबन मेरा साथी जो अपनी धरती पर पहुंच चुका था उसे कवरिंग फायर दे रहा था। बैनुल अक़वामी सरहद होने की वजह से भारतीय सरहदी अफवाज ज्यादा फायरिंग का खतरा मोल नहीं ले सकती थी, क्योंकि दोनों अतराफ में सरहदों पर हंगामी सूरत हाल कारफरमा थी और किसी भी मुल्क की फौज की तरफ से की गई कोई भी गैर मामूली हरकत दूसरी समत की अफवाज को इश्तियाल दिलाकर जंग की सूरत हाल पैदा कर सकती थी। भारतीय अफवाज चूंकि मशरकी पाकिस्तान में की जाने वाली तकरीबी कार्रवाइयों में पूरी तरह मुलव्विस हो चुकी थी और मरकजी फौजी कमांड की नजरें भी मशरकी हुदूद पर लगी हुई थी, इसलिए वो खामखा अपनी अफवाज को मगरबी महाज पर किसी जंग में उलझाने की पोजीशन में नहीं थे। उनकी तमाम तर तवज्जो मशरकी पाकिस्तान की तरफ मबजूल थी। मगरबी सरहद पर लड़ाई मोल लेने में जो खतरात पोशीदा थे उनसे भारतीय सुप्रीम कमांड भी बखूबी आगाह थे और वो अपनी अफवाज को बांटने के लिए हरगिज तैयार न थी। सरहदी अफवाज की फायरिंग बंद होते ही मैंने जसवंत और अपने साथी को फजा में उछलते देखा। गालिबन वो जोश मुसर्रत से या फिर भारतीय सरहदी अफवाज को उनकी बेबसी का एहसास दिलाने के लिए ये हरकत कर रहे थे। मेरे दोनों दोस्त आफियत से सरहद पार कर गए थे। खुशी के मारे मेरा दिल बल्लियों उछल रहा था। चंद मिनट के बाद ही भारतीय सिपाही मुंह लटकाए वापस पिकेट की तरफ आ रहे थे। स्टेशन पर मौजूद लोग दिल खोलकर भागने वालों को दाद दे रहे थे। मैं मुतमईन शहर की तरफ चल दिया। सुबह पहली गाड़ी से मैं भटिंडा जा रहा था, जहां मुझे एक अहम काम सौंपा गया था। भटिंडा में हमारी तलात के मुताबिक दुश्मन कुछ नई दिफाई नौयत की तामीरात कर रहा था। मुझे न सिर्फ उनका खोज लगाना था बल्कि ये भी जायजा लेना था कि वहाँ किस नौयत के हथियार नस्ब किए जा रहे हैं। मिशन की अहम नौयत ने एहसास जिम्मेदारी को बढ़ा दिया था। मैं पहली मर्तबा यहाँ आया था। अजनबी शहर, अजनबी लोग और किसी हद तक अजनबी माहौल। मैंने भारतीय माशरे में गो के खासे मजबूत कदम जमा लिए थे, लेकिन मैं अपने इन इक़दामात की वजह से शहर की हद तक ही महफूज रह सकता था। दिफाई नौयत के अहम मकामात के गिर्द फैले हुए भारतीय इंटेलिजेंस के जाल में से रास्ता बनाना बच्चों का खेल नहीं था। भटिंडा में मैं शाम के वक्त पहुंचा था। एक होटल में मैंने सफरी एजेंट की हैसियत से क़याम किया। शाम को मैं शहर का चक्कर लगाकर अपने टारगेट से मुताल्लिक थोड़ी बहुत मालूमात हासिल करके होटल वापस आया तो अपने कमरे में जाने की बजाय होटल के डाइनिंग हॉल में ही जाकर बैठ गया। मुझ पर सुबह ही से खासी बोरियत सवार
थी। एक तो पैसेंजर ट्रेन का सफर ही थका देने वाला था, फिर सारा दिन धक्के खाने के बावजूद मुझे अपने काम की एक बात भी मालूम नहीं हुई थी, सिवाय इसके कि नई फौजी नौयत की तामीरात किस जगह हो रही हैं और ऑफिसर इंचार्ज कौन है। एक कोने में लगी खाली मेज के गिर्द कुर्सी घसीट कर मैं बैठ गया। मुझे बैठे अभी चंद मिनट ही गुजरे थे जब मैंने एक सिख नौजवान को सारे हॉल में बेचैनी से नजरें दौड़ाते देखा। करीबन हर मेज पर एक से ज्यादा लोग बैठे थे। वो सीधा मेरी तरफ चला आया। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, सत श्री अकाल। जवाब में मैंने भी फतह बुलाई। उसने बड़ी इंकिसारी से पूछा, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ महाराज? मैंने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, क्यों नहीं पधारिए। उसकी खुश अखलाकी से मैं खासा मुतासिर हुआ था। उसने बैठते ही पूछा, आप क्या यहाँ कयाम फरमा रहे हैं? मैंने जवाब दिया, जी हाँ, लेकिन फायदा कोई नजर नहीं आता। वो बोला, अगर बुरा न मनाए तो अपने परिचय। मैंने उसका फिक्रा मुकम्मल कर दिया। प्रकाश नाम है मेरा, सेल्स एजेंट हूँ, कमीशन पर कोई काम भी कर सकता हूँ और पिछले 3 रोज से कोई बिजनेस नहीं मिला। उसने अपनी फैक्ट्री का नाम बताते हुए कहा, बड़ा आनंद मिला आपसे मिलकर। मेरा नाम सूरन सिंह है, जालंधर में हमारी बर्तन बनाने की फैक्ट्री है। मुझे फिर उम्मीद की किरण दिखाई दी। आप क्या यहाँ बिजनेस के सिलसिले में आए हैं? उसने बैरे को इशारा करते हुए कहा, जी हाँ, पिताजी की ख्वाहिश है कि मैं घूम फिर कर कारोबार का जायजा लूं। मैंने उसके कुछ कहने से पहले ही बैरे को कह दिया, 2 कॉफी। नौजवान बोला, धन्यवाद। मैं तो जबरदस्ती का मेहमान बन बैठा। आदमी खासा दिलचस्प और यारबाश दिखाई दे रहा था। मैंने बड़ी चापलूसी से कहा, अगर आप मंजूर फरमाएं तो मैं आपके लिए कोई खिदमत अंजाम दूं। मैं कमीशन पर बहुत सी फैक्ट्रियों के लिए काम करता हूं। उसने दिलचस्पी लेते हुए कहा, क्यों नहीं। मैंने कहा, यहाँ शहर से बाहर छावनी बन रही है, वहाँ सुना है ऑफिसर इंचार्ज कोई आया है। बाकी तो सारा स्टाफ यूपी का ही है, उससे खासा लंबा ऑर्डर मिल जाएगा मेस के बर्तनों का। उसने बेचैनी से मेरी बात काटते हुए कहा, ये आप कैसे कह सकते हैं? मैंने पुरअतमाद लहजे में कहा, सरदार जी, सेल्समैनशिप मुझे विरासत में मिली है। मैं जो बात कहूंगा उस पर अमल करके दिखाऊंगा। भारत में कमीशन एजेंट के बगैर किसी कारोबार का तसव्वुर ही नामुमकिन है। उस नौजवान सिख का ताल्लुक सिखों की कारोबारी कौम पापे से था। ये वो लोग हैं जो उमूमन पोठोहार के इलाके से मुताल्लिक हैं और यहाँ से हिजरत करके भारत गए थे। पापे अपने बच्चों को उस वक्त कोई कारोबार नहीं सौंपते जब तक कि उन्हें उनकी बसीरत का यकीन ना जाए या दूसरों से उनके कारोबारी होने का सबूत ना हासिल हो जाए। ये नौजवान अपने कारोबारी मिशन पर निकला था और चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा माल फरोख्त करके अपने माँ बाप की नजरों में मकाम हासिल कर सके। उसको ऐसा कमीशन एजेंट मिल जाना जो उसका माल मामूली कमीशन के एवज फरोख्त कर सके, बड़ी खुशबख्ती थी। मेरी खुशनसीबी ये थी कि मुझे भापा सिख मिल गया था और वो भी फैक्ट्री के मालिक का बेटा। मेरे जहन ने एक शानदार मंसूबा तरतीब दे लिया था और अब मुझे उस पर अमल करने के लिए उसके लवाजमात बहम पहुंचाने थे। मैंने जो मालूमात अब तक हासिल की थी उनके मुताबिक ये दिफाई तामीरात फौज की निगरानी में हो रही थी। परचेज सेक्शन के लोग भी फौज से मुताल्लिक ही थे। यहाँ का ऑफिसर इंचार्ज एक सिख कर्नल था। मुझे बर्तन बनाने वाली कंपनी का सेल्स एजेंट बनकर इस कर्नल तक पहुंचना था। कॉफी आ गई। नौजवान बहुत खुश दिखाई दे रहा था। मैं कॉफी के घूंट भरता अपने मंसूबे की जुजियात पर गौर कर रहा था। मुझे बखूबी इल्म था कि मंसूबा बंदी में जरा सी ढील रह गई तो उसका नतीजा कितना खतरनाक होगा। ऐन मौके से एक पाकिस्तानी जासूस का गिरफ्तार हो जाना, वो मुझे फौरन गोली मार देते, लेकिन ये खतरा मोल लेना भी बहुत जरूरी था क्योंकि वक्त कम था और लंबी मुद्दत की मंसूबा बंदी का इंतजार नहीं किया जा सकता था। मैंने कॉफी पीते हुए उससे पूछा, सरदार जी, आप क्या मोटरसाइकिल का बंदोबस्त कर सकते हैं? थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद उसने हाँ में जवाब दिया। मैंने चुटकी बजाते हुए कहा, बस तो बन गया काम। उसने बेचैनी और इश्तियाक से पहलू बदलते हुए कहा, कैसे यार, कुछ मेरे पल्ले भी पड़े? मैंने कहा, देखो महाराज, ऑफिसर इंचार्ज पंजाबी है और यहाँ माल सप्लाई करते हैं ज्यादातर गैर पंजाबी। मेरा ख्याल है हमारे पंजाबी होने का फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि हम किसी न किसी तरह उस तक पहुंच जाएं। बस जरा हिम्मत की जरूरत है। उसकी आंखों में झांकते हुए मैंने मंसूबा बना लिया। उसने ठेठ पंजाबी लहजे में मेरे कंधे पर हाथ मारा, तू हुक्म कर यार। कमीशन तय हो गई और अगले रोज अलसुबह वो मोटरसाइकिल समेत मेरे होटल पहुंच गया। एक गत्ते के डिब्बे में स्टेनलेस स्टील के मुख्तलिफ किस्म के बर्तन उसने पीछे स्टैंड पर बांध रखे थे। लो जी सरदार जी, आज हमारी भी सेल्समैनशिप देखो। मैंने उसे अपने पीछे बैठने का इशारा किया और अल्लाह को याद करके मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। करीबन घंटा भर के सफर के बाद बिलाखिर हम टारगेट एरिया में दाखिल हो गए। दिफाई नौयत की तामीरात के गिरदा गिर्द फौज का पहरा था और कम से कम 1 मुरब्बा मील के इलाके में सिविलियन का दाखिला ममनू था। मैं सारे
रास्ते अपने साथी की हिम्मत बढ़ाता रहा था कि वो किसी बात की परवाह न करे और बिल्कुल न घबराए। पहले हिफाजती दरवाजे की तो हमने परवाह भी नहीं की और उस पर बगैर रुके बढ़ गए। कुछ सिविलियन जो यहाँ ठेकेदारी करते थे, उन्हें शनाख्ती कागजात दिखाने के बाद एक मखसूस इलाके तक जाने की इजाजत थी। गालिबन हमें भी पहरेदारों ने उन्हीं में से जाना था। अब हम उस इलाके में दाखिल हो चुके थे जहाँ अहम नौयत की इमारतें बन रही थीं। हमारे चारों तरफ मिसाइल और जदीद नौयत के दीगर हथियार नस्ब थे। मेरी पुरतजस्सुस नजरें तमाम मनाजिर को मेरे दिमाग की फिल्म पर मुंतकिल कर रही थी। अब खासा खतरनाक मरहला आ गया था। हम आखिरी दरवाजे पर पहुंच गए थे। कुछ फासले पर बड़े बड़े बुलडोजर और क्रेनें अपने काम में मसरूफ थीं। लकड़ी के आरजी गेट पर 2 मुसल्लह संतरी मौजूद थे। एक ने स्टेन गन को पोजीशन में लेते हुए हॉल्ट कहा। हमारे रुकते ही मद्रासी सिपाही गुस्से से बोला, कौन है, किधर जाना है? मैंने बड़े बारोब लहजे में कहा, हम कर्नल बाजवा के रिश्तेदार हैं, उनसे साइट पर मिलने आए हैं। दूसरा बोला, लेकिन सर ये गलत तरीका है, बाहर गेट पर रिपोर्ट करें। मैंने कहा, लाला जी हमें सब गेट वाले जानते हैं, आप शायद नए आए हैं। मेरे जवाब ने उसे चंद लम्हों के लिए तजब्जुब में मुब्तला कर दिया। मोटरसाइकिल स्टार्ट थी। इन लम्हों को गंवाना मेरी बदकिस्मती होती। मैंने गियर लगाया और आगे बढ़ गया। दोनों बेबसी से हमें देखते रहे। अभी हम बमुश्किल 10-12 गज चलने पाए थे कि सामने रुकावट आ गई। यहाँ टेंट लगा था और एक सिख कर्नल सिपाहियों को इशारे से कुछ बता रहा था। हमें वहाँ देखकर वो सब चौंक पड़े। 2-3 सिपाही तेजी से हमारी तरफ बढ़े। कर्नल अपनी जगह खड़ा रहा। हम दोनों इस असना में मोटरसाइकिल से उतर चुके थे। सत श्री अकाल। कर्नल ने जवाब दिया, सत श्री अकाल। कौन हो तुम लोग, यहाँ कैसे आ गए? उसका लहजा दुआबे वाली पंजाबी की चुगली खा रहा था। मैंने उसी पंजाबी लहजे में जवाब दिया, जालिंदर से आए हैं महाराज, आपका सुनकर। उसका ताल्लुक जिला जालिंदर से ही लगता था और वो मुझे मोना सिख समझ रहे थे। यही उसकी कमजोरी थी। उसने इत्माम हुज्जत के लिए कह दिया, बड़े गलत आदमी हो, ऐसे नहीं आया करते। मेरे साथी ने जवाब दिया, क्षमा कर दीजिए महाराज। वो बोला, आओ मेरे साथ, बताओ क्या बात है। बाकी सिपाही हमारा मुंह देखते रह गए। उसने हमें पीछे आने का इशारा किया। हम दोनों उसी के पीछे पीछे चल दिए। कर्नल भी जट सिख था और अपने सिख साथियों के सामने अपनी किसी कमजोरी का मुजाहरा नहीं करना चाहता था। रास्ते में चलते चलते मैंने अपना और अपने साथी का तारुफ और यहाँ आने का मकसद बयान कर दिया और उसे ये भी जतला दिया कि हमने यहाँ तक पहुँचने का खतरा सिर्फ इसलिए मोल लिया था कि यहाँ हमारे इलाके का एक जट कर्नल परचेज का इंचार्ज है। अब हम नाकाम वापस नहीं जाना चाहते। वो बोला, लेकिन यारो, यहाँ सप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ती है, ये तो गैर मामूली इकदाम होगा। ठीक है, हमें मेस के लिए बर्तनों की जरूरत है, लेकिन मैंने बड़ी चापलूसी से कहा, महाराज जी कानून भी आप ही हैं, हमारे आने का कोई फायदा तो हो। उसने जान छुड़ाते हुए कहा, ठीक है, मैं लोकल परचेज के खाते में तुम लोगों को ऑर्डर दिलवा दूंगा, लेकिन मुस्तकिल सप्लाई मुमकिन नहीं। दौरान गुफ्तगू वो चारों तरफ घूम फिर कर वहाँ काम करने वाले अमले को भी हिदायत देता जा रहा था। मैंने 2-3 मरतबा उससे बिल्कुल अजनबी लेकिन तजस्सुस भरे लहजे में वहाँ नस्बशुदा हथियारों के मुतालिक भी पूछ लिया था। मेरा साथी भी उनके मुतालिक मालूमात हासिल करने में खासी दिलचस्पी ले रहा था। सिख कर्नल भी हमें बाकायदा हथियारों के नजदीक ले जाकर उनका मुआयना करवा रहा था। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि अब उससे जान छुड़वाऊं और जहन में समाई हुई मालूमात को फौरन अहाते तहरीर में ले आऊं, लेकिन मेरे साथी का दिल कुछ ज्यादा ही लग गया था। गालिबन ये सब कुछ उसके लिए नया और दिलचस्प था। हमने कर्नल को एक कटलरी सेट जबरदस्ती बतौर तोहफा पेश किया और उससे 4000 रुपए के बर्तनों का ऑर्डर ले लिया। दोपहर का खाना कर्नल बाजवा ने हमें आर्जी तौर पर बने हुए एक मेस में खिलाया और जालिंधर में मिलने का वादा करके हमें रुखसत कर दिया। मेरे दोस्त की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने खुशी से बेकाबू होते हुए मुझसे रास्ते में कहा, यार वाकई तुम तो कमाल के बंदे हो, मैं पिताजी से कहकर तुम्हें सेल्स मैनेजर की नौकरी दिलवा देता हूँ। मैंने कहा, सरदार जी बस यही तो कमजोरी है मेरी, मैं नौकरी नहीं कर सकता। हाँ, अगर मुझ पर एहसान करें तो कमीशन जरा बढ़ा दें, आपके लिए ऑर्डर लाता रहूंगा। उसने गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए कहा, यार ये कोई कहने की बात है, जालिंधर में मुझसे जरूर मिलना। कमरे में पहुंचते ही मुझे एक मर्तबा फिर बड़े दिलफकार लहजे में अपनी बीमारी का जिक्र करना पड़ा, जिसके हाथों में इतना मजबूर था कि शराब पीना तो क्या उसे सूंघ भी नहीं सकता था। सूरन सिंह कफे अफसोस मल रहा था। रात तक वो मेरे साथ रहा। डिनर भी उसने करवाया था। मेरी कमीशन उसने फौरन अदा कर दी थी क्योंकि मेरा उससे यही मुआहिदा था। अब माल सप्लाई करना और बिल वसूल करना उसी के जिम्मे था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।